अपने आप ही होती है। गुड आफ्टरनून छात्रों, होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पिछले टर्न में मैंने आपको प्रतिदीप्ति तथा स्फुटदीप्ति के बारे में बताया था, तो उसी पे आधारित लेजर है ना। लेजर का नाम सुना होगा। लेजर कई उपयोग है लेजर के दैनिक जीवन में। तो लेजर का फुल नेम है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का विवर्धन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। तो लेजर से हमें क्या होता, ये तीव्र एकवर्णी समांतर तथा उच्च कला संपन्न प्रकाश पुंज अपन को प्राप्त हो जाता है ना। तो इसमें हम स्फुटदीप्ति का उपयोग होता है। लेजर में क्या होता है, स्फुटदीप्ति का उपयोग होता। ठीक है, तो उससे हमें तीव्र प्रकाश पुंज अपन को प्राप्त होती है। तीव्र प्रकाश पुंज अपन को प्राप्त होती है। तो जैसे हमने बताया था, स्फुटदीप्ति में एक ये ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है। क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर। ये क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर है। तो ये विकिरण प्रकाश डालापन में स्टेप एक। तो निम्न ऊर्जा स्तर से परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से फिर ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से फोटोन क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। ठीक है, ये क्या है? स्थायी अवस्था। तो लेजर में होता क्या है? लेजर में होता है एल्युमिनियम डाइऑक्साइड Al2O3। Al2O3 एल्युमिनियम डाइऑक्साइड। एल्युमिनियम डाइऑक्साइड। और क्या होता है इसमें? क्रोमियम ऑक्साइड। ऑक्साइड अपद्रव्य के रूप में मिला जाता है इसमें। ठीक है, हरा व पीला प्रकाश उत्सर्जित होगा। ठीक है, मिथ्यात्वादी अवस्था के बाद इससे अपन को क्या मिलेगा? लाल प्रकाश। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड
तथा क्रोमियम ऑक्साइड इसमें अपद्रव के रूप में मिला रहता है। ठीक है, तो क्रोमियम के आयन में निम्नतम मूल ऊर्जा स्तर है जो E1 है। ये क्या है? E1 ऊर्जा स्तर है। ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ऐसे कई ऊर्जा स्तर है। तो सबसे पहले जब अपन प्रकाश की एक क्षण दीप्ति रूपी क्षण पर गिरती है ना, तो हरे व पीले रंग का प्रकाश, ठीक है, क्षण में उपस्थित क्रोमियम के आयन को अवशोषित कर लेता है तथा उच्चीकृत होकर उच्च ऊर्जा अवस्था E2 E3 में क्या है वो पहुंच जाता है। तो अब उत्तेजित आयन जो होता है क्रिस्टल जालक को कुछ ऊर्जा देकर, है ना, क्या होता है, मृत स्थायी अवस्था में नीचे की ओर उतर आती है ना। संक्रमण 3 है, 2 है, 4 है, ये सब मृत स्थायी अवस्था में आ जाते हैं। अब क्या होगा, अब मृत स्थायी अवस्था में प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता। मृत स्थायी अवस्था का जीवन काल है बहुत अधिक होता है ना, तो इसमें बहुत अधिक समय तक ये रह सकते हैं। तो जब कोई उत्तेजित आयन स्वतः उत्सर्जन द्वारा मृत अस्थायी अवस्था में आता है तो वह लाल प्रकाश का एक फोटोन उत्सर्जन करता है। अब यह फोटोन यूवी क्षण के अक्ष के समांतर गतिमान हो जाता है ना, तथा क्षण के स्तरों से बार-बार परावर्तित होता है। इस दौरान यह किसी अन्य उत्तेजित आयन से टकराता है व उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा अपने ही समान दूसरा फोटोन उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होगा, संक्रमण 5, संक्रमण 6 ये सब चलते रहते हैं, है ना। संक्रमण 4, संक्रमण 5, संक्रमण 6, मतलब एक फोटोन निकला, उससे 2 फोटोन निकलेंगे, फिर 3 फोटोन निकलेंगे, फिर ऐसे क्या है, ये अपन को एक लेजर पुंज प्राप्त हो जाएगा लाल। ठीक है, तो लेजर का उपयोग वैसे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। लेजर का उपयोग बहुत ज्यादा होता है ना, जैसे तकनीकी क्षेत्र में, है ना। तकनीकी क्षेत्र में क्या उपयोग होता है, धातुओं में छेद करने में, धातु की पतली पतली प्लेटें काटने में, जैसे पुल वगैरह बनते, पुल के क्वार्टरों में होल करने पड़ते, तो लेजर से द्वारा वो होल अपन कर देते, है ना। जैसे चिकित्सीय क्षेत्र में कैंसर के इलाज में देखा होगा, लेजर किरणों से कैंसर का इलाज होता, पथरी गुर्दे का इलाज में, आंखों के ऑपरेशन में, ये सब में चिकित्सीय क्षेत्र में लेजर किरणों का बहुत बड़ा अपना ये उपयोग होता है। ऐसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में लेजर पिस्टल, लेजर राइफल, लोगों ने नाम सुने होंगे, आजकल टेक्निकल बहुत बदल गई टेक्निक, तो लेजर राइफल, लेजर पिस्टल, और अपने विमानों का कि विमान कितनी दूर है ना, वो पता कराने में ये तो बहुत कितनी दूर है, ये लेजर किरणों का हम क्या है वहाँ उपयोग करते हैं। फोटोग्राफी में 3 डायमेंशन फोटोग्राफी, 3 डायमेंशन फोटोग्राफी जिसे हेलो फोटोग्राफी भी कहते हैं, उसमें भी हम लेजर का क्या है उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे अपन लोग नाप की रिएक्टर में, है ना, नाप की रिएक्टर में भूकंप का पता लगाने में लेजर के बहुत सारा उपयोग होते हैं, है ना। ऐसे लेजर क्या है, लेजर विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का उत्सर्जन, है ना, माइक्रो तरंगों का उत्सर्जन या प्रवर्धन। ठीक है, माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, इसके द्वारा क्या होगा, लेजर द्वारा अदृश्य माइक्रो तरंगें प्राप्त होती हैं। क्या होगी,
अदृश्य माइक्रो तरंगें प्राप्त होती हैं, इसलिए लेजर को प्रकाशीय लेजर भी अपन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ सकते हैं, है ना। लेजर द्वारा क्या होता है, मुख्य उपयोग क्या है, अंतरिक्ष में दूर दूर तक तथा गहरे समुद्र के भीतर संदेश भेजने में इसका उपयोग होता है। जैसे आंखों के ऑपरेशन में, आंखों में ट्यूमर वगैरह हो जाता तो बहुत कम 10⁻⁴ सेकंड के लिए केवल लेजर किरणें उसमें ऊपर डालते हैं तो आंखों का ट्यूमर क्या है, ठीक हो जाता है। तो ये लेजर मेजर है, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना। ये स्फुरदीप्ति की घटना पर आधारित है, स्फुरदीप्ति की घटना पर आधारित है। उसमें क्या है, प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन, इसमें क्या है, लेजर में माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन, बस इतना सा आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे नाभिक, है ना। तो आपको इसके पहले, है ना, रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर अपने सर ने पढ़ाया था, शुक्ला जी ने शायद। तो रेडियोटिकता में हमने देखा था कि मैडम मैरी क्यूरी हुई हैं, वह उनके पति थे, इन्होंने रेडियोटिकता के क्षेत्र में बहुत काम किया, वास्तव में बहुत त्याग किया, है ना। तो उन्होंने वास्तव में एक ऐसी मात्र वैज्ञानिक हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। सबसे पहले उनको 2003 में उनको तथा उनके पति को संयुक्त रूप से वह रेडियम की खोज के लिए 1911 में, 1903 में और 1911 में उनको नोबेल प्राइज मिला। एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया। और उन्होंने रेडियोटिकता के क्षेत्र में जो काम किए तो वो विकिरण से प्रभावित हो गई, उन्हें भी कैंसर की बीमारी हो गई, कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई। वास्तव में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो रेडियोटिकता कहते किसे हैं, है ना। तो यूरेनियम अर्थात उसके कुछ यौगिक होते, उनसे एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो अपने पास में काले कागज में एक्टिव फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं, वह उनको क्या कहते हैं, काला किरण। इसको क्या कहते हैं, रेडियोटिकता। जो पदार्थ रेडियोटिक किरणें उत्सर्जन करते हैं उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, उनको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिवता। और जो किरणें निकलती हैं क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें। जनरली कौन सी किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सर ने आपको बता दिया होगा। अल्फा बीटा गामा निकलती है, स्वतः होता रहता है। नाभिक का विकिरण क्या है, स्वतः होता रहता है। अल्फा बीटा गामा किरणें क्या है, निकलती है ना। तो यूरेनियम है जैसे रेडियोटिक पदार्थ, पोलोनियम है, थोरियम है ना। तो रेडियम जो है 10 लाख गुना अधिक, रेडियम जो है 10 लाख गुना अधिक यूरेनियम से ज्यादा, है ना, तीव्र है। तो मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की, है ना। तो अब अपन जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती तो 2 प्रकार से नाभिक का विकिरण हो जाता है ना। नाभिक का विकिरण क्या है, 2 प्रकार से होता, आपने पढ़ा है, स्वतः विकिरण व कृत्रिम विकिरण, है ना, सर ने बताया था। कृत्रिम विकिरण व स्वतः विकिरण। स्वतः विकिरण अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती, और कृत्रिम विकिरण आपकी विखंडन, आपकी विखंडन में कृत्रिम विकिरण होता, मतलब उन पर न्यूट्रॉनों की बौछार करके नाभिक को क्या है, तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, न्यूक्लियस, नाभिक, है ना। तो नाभिक के बारे में अपन लोगों ने पहले थोड़ा पढ़ा है ना। तो रदरफोर्ड के प्रयोग में आपने देखा होगा, है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने सोने की पत्ती पर अल्फा कणों की
अल्फा कण क्या है, सीधे निकल जाते हैं। क्या होता है, बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, थोड़ा सा घूम के निकलते हैं, है ना। कुछ अल्फा कण थोड़ा और घूम के निकलते हैं। तो उससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु है, ये परमाणु है, ये क्या है, इसके बीच में कोई एक ऐसा भाग है, ठीक है, जो अल्फा कणों को, है ना, विक्षेपित कर रहा है, ठीक है। और एक कण ऐसा भी होगा जो 90 अंश से ज्यादा के कोण पर विक्षेपित होते हैं, ठीक है। अल्फा कण में क्या होता है, धनावेश होता, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ कण बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, हमने खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है ना। और कुछ कण क्या है, अपने मार्ग से मुड़ जाते हैं। तो मतलब ये हुआ है कि कुछ बीच में कोई ऐसी चीज है जो जिसपे धनावेश है, अल्फा कण में भी धनावेश है, इसमें बीच में भी कोई चीज ऐसी जिसपे भी क्या है, आवेश धनी है, तभी वो अल्फा कणों को क्या है, विक्षेपित कर रहा है, अपने में से पास होने नहीं दे रहा, है ना। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि बीच में कोई एक धनावेशित चीज है, उसी को उन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा। उसी को उन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा। 20,000 में से केवल एक कण ऐसा होता तो 90 अंश से अधिक कोण पे ये मुड़ जाता, है ना। 20,000 में से केवल एक कण ऐसा होता जो क्या है, 90 अंश या उससे अधिक के कोण पे मुड़कर वापस निकल जाता, ठीक है। तो नाभिक क्या हुई, एक धनावेश, एक प्रकार की वस्तु हुई, और 99.9% भाग ये उपलब्ध कराती है तथा इलेक्ट्रॉनों को ये बांधे रखती है। वैसे तो परमाणु के जो गुण होते हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं, है ना, लेकिन नाभिक का भी एक क्या है, बहुत बड़ा योगदान है ना। तो नाभिक का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, खासतौर से रेडियो एक्टिव क्रियाओं में, है ना। और ये एक वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा शोध का विषय भी है, ठीक है। तो नाभिक का आकार, है ना, तो नाभिक का आकार जब अल्फा कणों की बौछार की उन्होंने रदरफोर्ड ने, ठीक है, तो ये पता लगा कि नाभिक धनावेशित है। तो 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात 15 मीटर लगभग ये नाभिक का आकार होता है। तो छोटी सी चीज, वो छोटी होती है, ठीक है। तथा नाभिक का आयतन उसमें विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपाती होता है, ठीक है। अब द्रव्यमान मतलब क्या हुआ, परमाणु होता है ना, परमाणु में नाभिक होती, नाभिक में क्या होते, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते, और इलेक्ट्रॉन जो होते वो चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या है, घूमते रहते। और परमाणु का ज्यादातर द्रव्यमान क्या है, उसकी नाभिक में ही संलग्न रहता है, नाभिक में ही उसका उपस्थित रहता है ना। अब हम हेडिंग डालो, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। तो आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, तो
आपेक्षिकता सिद्धांत से, है ना, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण दिया, है ना, द्रव्यमान को ऊर्जा का ही एक रूप माना, ऊर्जा को द्रव्यमान क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप माना। तो आइंस्टीन का आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहां m क्या है ना, जहां m है कण का प्रभावी द्रव्यमान और m0 क्या है, ग्राम द्रव्यमान, ग्राम द्रव्यमान, ठीक है। m क्या है, प्रभावी द्रव्यमान, ये आइंस्टीन का समीकरण है, ठीक। ठीक है, ये ग्राम द्रव्यमान है और ये क्या है, समीकरण। तो अपन को द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण अपन को निकालना है। तो इससे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर m0, इसको क्या करेंगे, इसकी अंडर रूट लगा, मतलब भाग क्या है, 1/2 है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, भाग क्या आ जाएगी, -1/2, ठीक है, -1/2 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, द्विपद प्रमेय लगा देंगे। द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, m0 1 प्लस 1/2 v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c क्या है, प्रकाश का वेग है, c क्या है, प्रकाश का वेग है, v क्या है, कण की चाल है, c प्रकाश का वेग है, v क्या है, कण की चाल है, ठीक है, v प्रकाश का वेग, c क्या है, कण की चाल है। ये हमने द्विपद प्रमेय लगा दिया, आगे के पद क्या है, छोड़ देते हैं, आगे के पद क्या है, छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, पढ़े हो ना द्विपद प्रमेय, क्या हो जाता, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस s, ये क्या है, द्विपद प्रमेय का अपन इसका उपयोग कर लेते हैं। इसमें माइनस लगा तो यहाँ पे क्या है, प्लस हो जाता, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m0 प्लस हाफ m0 v स्क्वायर बटे c स्क्वायर, m बराबर, m को इस तरफ लाओ, m माइनस m0 बराबर 1/2 m0 v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। तो c स्क्वायर का गुणा कर दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर m0 c स्क्वायर बराबर हाफ m0 v स्क्वायर। ये क्या है, गतिज ऊर्जा है k, ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो mc स्क्वायर बराबर क्या हो गया, m0 c स्क्वायर प्लस k, ये क्या है, गतिज ऊर्जा और ग्राम ऊर्जा, ये क्या है, ग्राम ऊर्जा, तो ये क्या हो गई, इसकी कुल ऊर्जा हो गई, E बराबर, ये क्या है, ये गतिज ऊर्जा है, ये क्या है, ग्राम ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा है, तो ये मिलके क्या हो गई, कुल ऊर्जा। तो अपना फाइनली क्या आ गया, अपना फाइनली आ गया E बराबर अपना आ गया mc स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये क्या है, आइंस्टीन के आपेक्षिक सिद्धांत से पढ़े हुए सब कण का, है ना, ये क्या है, प्रभावी द्रव्यमान बराबर m0 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। v क्या है, कण की चाल है, c क्या है, प्रकाश का वेग है, अंडर रूट लगा, घात क्या होगी, 1/2 हो गई, ऊपर आई तो माइनस हो गई, यहाँ द्विपद प्रमेय लगाई, ये हो गया, ठीक है, c स्क्वायर का गुणा m, यहाँ पे m0 को इस तरफ लाए, c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या है, गतिज ऊर्जा है k, तो ये E बराबर mc स्क्वायर, ये आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण, E बराबर mc स्क्वायर। मतलब ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक रूप से क्या दूसरे रूप में इसको अपन परिवर्तित कर सकते हैं।
अब नाभिक का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन। ठीक है, तो नाभिक का आयतन, मान लो नाभिक की त्रिज्या क्या है? r है। तो नाभिक का आयतन G बराबर गोल है। नाभिक क्या है? अभी हमने बताया था नाभिक क्या है? न्यूक्लियस गोल है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r3। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई। r का मान क्या होगा? r बराबर r0 एक की घात 1/3। ठीक है, यहां पे ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। और r0 क्या है? एक नीतांक है। r0 एक नीतांक है जिसका मान कितना होगा? r0 एक नीतांक है जिसका मान होता 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना? नाभिक की त्रिज्या r का मान रख देंगे, तो r0 एक की घात 1/3 की घात 3, तो बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r0 की घात 3 और a, 3 से 3 घात कट जाएगी तो a आ जाएगा। ये सब क्या है? एक नीतांक है। ये नीतांक है, इसीलिए v समानुपाती क्या आ गया? a। तो नाभिक का जो आयतन होता वो क्या है? उसकी परमाणु भार पर निर्भर करता, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता। क्या निर्भर करता? द्रव्यमान संख्या या उसके परमाणु भार पर निर्भर करता। इसलिए क्योंकि विभिन्न तत्वों का परमाणु भार बदलता है, इसलिए नाभिक का आयतन भी क्या है? बदलता रहता है। इसलिए नाभिक का आयतन भी क्या है? बदलता जाता है, क्योंकि परमाणु भार बदलता जाता है। अब निकालेंगे अपन नाभिक का आयतन के बाद नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व तो ए का मतलब क्या है? द्रव्यमान संख्या। ए मतलब उसमें क्या है? प्रोटॉन भी है और क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है। क्या है? उसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ए का मतलब क्या है? नाभिक का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन भी है और क्या है? न्यूट्रॉन भी है उसमें। देखो, यदि नाभिक के न्यूक्लियनों का औसत द्रव्यमान m हो और नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? a। a क्या है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, और m क्या है? का द्रव्यमान। ठीक है,
द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए। न्यूक्लियनों का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियनों का मतलब क्या है ना, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नाभिक में जो कण उपस्थित है वो न्यूक्लियन कहलाता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नाभिक का द्रव्यमान हो गया। अब घनत्व बराबर क्या होता है, नाभिक का घनत्व निकालना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये होता है बेटा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो m का मान कितना है, m इंटू ए, आयतन वही 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, पाई r क्यूब। तो बराबर क्या हो जाएगा, मान रख दो m इंटू ए, 3 ऊपर आ गया, 4 पाई r क्यूब। r का मान क्या है, r0 a की घात 1/3 की घात 3। तो बराबर क्या हो जाएगा, 3m इंटू ए बटे 4 पाई r0 की घात 3 a। तो a से कट जाएगा, बराबर क्या आ गया, 3m बटे 4 पाई r0 स्क्वायर। r0 का मान ये था, ठीक है। तो घनत्व निकाल रहे हैं, सबके मान रख दो, क्या है, सबके मान रख दो। तो प्रोटॉन है 1.67, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम बटे 4, पाई का मान 3.14, r0 का मान 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसका क्या है, ठीक है। इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 बटे 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, 3 है ना घात 15 की घात 45 गुणा 10 की घात -45। ठीक है, तो सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर 17 किलोग्राम मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। देख लो इसको, ठीक है। पानी का घनत्व क्या होगा, पानी का घनत्व होगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब। इसका कितना आया, 2 इंटू 10 टू दी पावर 17। तो नाभिक का जो घनत्व है वो क्या है, लगभग 10 की घात 13 से लेके 10 की घात 14 तक जाना है नाभिक का घनत्व। पानी के घनत्व से मतलब नाभिक क्या है, बहुत
सघन है, बहुत घनी है ना। नाभिक क्या है? बहुत घनी है। नाभिक का समस्त द्रव्यमान लगभग क्या है? नाभिक परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसकी नाभिक में केंद्रित रहता है ना। पानी के घनत्व से क्या है? 10 की घात 13 से 10 की घात 14 गुना ज्यादा है, इसलिए ये क्या है? बहुत सघन होती है। नाभिक क्या है? बहुत घनी होती है। ठीक है। तो क्या हुआ कि 10 की घात -15 मीटर नाभिक का हमने बताया, 10 की घात 15 मीटर का आकार होता नाभिक का, है ना। और आवेश क्या होता नाभिक पे? धन आवेश होता। नाभिक पे क्या है? धन आवेश होता। नाभिक पे धन आवेश होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं रहता, वह इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। जितना धन आवेश होता उतना ही क्या है? उस पे क्या होता है? ऋण आवेश होता। प्रोटॉनों की संख्या मान लेते क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। और ए बराबर जैसे हमने लिया क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम पढ़ेंगे नाभिक का वर्गीकरण। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अथवा न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर नाभिक को क्या है? जनरली 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला क्या कहलाता है? समस्थानिक। प्रोटॉनों की संख्या अथवा न्यूक्लियनों की संख्या या परमाणु भार के आधार पर, है ना, परमाणु क्रमांक व परमाणु भार के आधार पर नाभिक को क्या 3 भागों में बांटा गया? समस्थानिक, समभारिक व समन्यूट्रॉनिक। तो सबसे पहले समस्थानिक, है ना। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है ना, या जिनका परमाणु क्रमांक समान होता, वह परमाणु भार भिन्न भिन्न होता, समस्थानिक कहलाते हैं। ध्यान से देना, एक ही तत्व के, है ना, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती, मतलब परमाणु क्रमांक जिनका समान होता, वह परमाणु भार भिन्न भिन्न होता, वो क्या कहलाते? समस्थानिक। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, H11, H12, ये क्या है? साधारण हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटिनियम। ट्राइटिनियम, है ना, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटिनियम। तीनों इसके नाम अलग अलग हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेनियम, प्रोटोनियम, ड्यूटेनियम तथा ट्राइटिनियम। तो इनमें देखो सबके परमाणु क्रमांक क्या है? बराबर। सबके परमाणु क्रमांक क्या है? और परमाणु भार क्या है? सबके भिन्न भिन्न। ठीक है। तो ऐसे कई हैं, जैसे ऑक्सीजन के
3 समस्थानिक हैं। ऑक्सीजन के क्या है 3 समस्थानिक हैं। ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से। यूरेनियम की भी 2 समस्थानिक हैं। 92, 235, 92, 235। देखो सब में क्या है, परमाणु क्रमांक सबके क्या है बराबर है। परमाणु भार सबके क्या है देखो है, तो ये सब क्या है समस्थानिक है। तो समस्थानिक में क्या है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर है ना। प्रोटॉनों की संख्या हाइड्रोजन में देखो 1 1 1 है, ऑक्सीजन में 8 8 8। तो इनके मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें बराबर है, मतलब नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के बाहर जो कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या है ना, क्या है बराबर है। इसलिए इनके क्या है रासायनिक गुण समस्थानिकों के समान होते। रासायनिक गुण इनके क्या होते समान होते। और द्रव्यमान संख्या क्या होगी भिन्न रहेगी 16 17 18। इसलिए इनके भौतिक गुण क्या है अलग अलग होते हैं। ठीक है, इन्हें आवर्त सारणी में समस्थानिकों को क्या है एक ही जगह पर रखा जाता है ना। आवर्त सारणी में इनको क्या है एक ही जगह पर रखा जाता, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है समान है। या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बराबर है। तो समस्थानिक जनरली क्या होगा, मिश्रण होते हैं। समस्थानिक क्या होगा बेटा, जो समस्थानिक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक समस्थानिकों का क्या होते हैं मिश्रण होते जाते हैं ना। जैसे आपके कार्बन के समस्थानिक है जैसे है ना, इसमें कार्बन 12 14 है ना। कार्बन के कितने होते 2 समस्थानिक हैं। तो ये क्या है रेडियोएक्टिव समस्थानिक है। जनरली इनमें से क्या होता है एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक होता है ना। तो ये क्या है रेडियोएक्टिव समस्थानिक है। ठीक है, तो ये मिश्रण होता, तो इसमें जनरली एक क्या होता है रेडियोएक्टिव समस्थानिक होता है। जैसे और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सोडियम है ना। तो सोडियम में 23 24 2 होते हैं। तो ये क्या है रेडियोएक्टिव समस्थानिक है। ये क्या है रेडियोएक्टिव समस्थानिक है। अब पढ़ेंगे अपन समभारिक। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, उसमें क्या था समस्थानिक में एक ही तत्व, इसमें क्या विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते लेकिन परमाणु भार उनके क्या होते समान होते। वो क्या कहते समभारिक भार। समभारिक भार मतलब परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या जिनकी क्या है बराबर होती सबकी है ना, परंतु परमाणु क्रमांक जिनके अलग अलग होते हैं वो क्या कहलाते समभारिक। लिखना चाहो लिख लो है ना। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, अर्थात उनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होता है ना, वह परमाणु क्रमांक अलग अलग होता, वो क्या कहलाते समभारिक।
टू थ्री, ठीक है। कार्बन व नाइट्रोजन, ये देखो परमाणु भार शक्ति क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, समभारित, ये क्या है, समभारित। तो संभारित में क्या होगा अपना, इनके रासायनिक गुण समान नहीं होंगे, है ना। इनके रासायनिक गुण क्या है, समान नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 14 माइनस 6, तो कितनी बचेगी, 8। इसमें कितनी आएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 14 माइनस 7, तो बराबर 7। तो यहाँ 7 है, यहाँ 14 है। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अलग अलग हो गया, है ना। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने होंगे, 2 5, इसकी में 2 6। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखेंगे तो 5 क्या आएगा, 6 है। तो इनके रासायनिक गुण क्या है, समान नहीं होते, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी में एक स्थान पर नहीं रखा जाता, आवर्त सारणी में अलग अलग रखा जाता है। इनके भौतिक गुण भी क्या है, समान नहीं होते, इनके भौतिक गुण भी क्या है, समान नहीं होते। अब है सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, है ना। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, या विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान हो, वो क्या कहलाते हैं, समभारित, है ना। जैसे अपना लिथियम है व बेरिलियम 3 7, बेरिलियम का होता है 4 8। तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, है ना, 7 माइनस 3 4, इसमें 8 माइनस 4 4। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, इसलिए ये क्या है, दोनों सम न्यूट्रॉनिक, लिथियम व बेरिलियम, ठीक है। ऐसे हीलियम व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व हीलियम, इसमें 3 में से एक है, 2 न्यूट्रॉन कितने हैं, दोनों में 2 है। हाइड्रोजन मतलब टाइटेनियम, हाइड्रोजन का समस्थान है टाइटेनियम व हीलियम, ठीक है। तो ये क्या है, सब न्यूट्रॉनिक है। सोडियम व मैग्नीशियम, है ना, सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 24 होता, मैग्नीशियम का 24 12, है ना। 23 में से 11 जाएंगे तो कितने न्यूट्रॉन आएंगे, 12। 24 में से 12 गए 12। ये सब क्या है, सम न्यूट्रॉनिक के। तो नाभिक जनरली 3 प्रकार की हुई, समस्थानिक, समभारित और सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक, समभारित व सम न्यूट्रॉनिक, 3 प्रकार।
भीतर ऐसा बल कार्य करता है जो न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों को क्या है, बांधे रखता है, न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों को बांधे रखता है ना। नाभिक में हमने क्या बताया, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, एक बल नाभिक के बीच में जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांधे रखता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता, प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में, ठीक है। तो वही क्या कहलाता, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बलों में क्या होता है, बहुत से गुण होते हैं, जैसे आकर्षण होता है, इनमें क्या होता, आकर्षण होता। नाभिकीय बल क्या है, नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं, अवैद्युत होते हैं। ऐसे नाभिकीय बल क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, नॉन ग्रेविटेशनल होते हैं, नॉन ग्रेविटेशनल होते हैं। और ये क्या है, बहुत प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत प्रबल होते हैं, ठीक है। तो ये अपने 3 प्रकार के नाभिक हुए, वह उनके क्या है, गुण हुए, ठीक है। अब एक आध तो इसके सवाल है, इससे संबंधित है ना, इससे संबंधित क्या है, कुछ सवाल है। एक तो सवाल करते हैं इससे संबंधित, क्योंकि पेपर में परीक्षा में ज्यादातर क्या है, न्यूमेरिकल से आते हैं, ज्यादातर क्या होता है, न्यूमेरिकल से आते हैं। पीओ पोलोनियम, क्या दिया, PO 84 और ये दिया 218 का क्या अर्थ है। यदि यह एल्फा कण, यदि यह एक एल्फा कण उत्सर्जित करके शीशे, शीशे मतलब लेड, PB, लेड शीशा में बदल जाता है, तो इस रेडियोएक्टिव क्षय की समीकरण लिखो। ठीक है, 2 चीजें हैं, क्या अर्थ है, क्षय की क्या है, समीकरण लिखो। जैसे कहीं लिखा XZA, इसका मतलब क्या बताया गया था, Z क्या है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, या वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वही क्या है, उसका परमाणु क्रमांक है Z। ये क्या है, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या, या क्या है, परमाणु भार है। तो क्या अर्थ है, पोलोनियम में क्या है, परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 54, ठीक है। परमाणु भार
न्यूट्रॉन कितने हैं? 218 माइनस ठीक है। अब क्या रहा, अल्फा का उपयोग करके सी से बदल जाता है, जरूरत है कि समीकरण के को, तो क्या हो गया, PO कितना है 84 218, इसका क्षय हुआ, कारण बदल गया सी से में PB प्लस क्या मिला, अल्फा का उपयोग होगा। अल्फा का मतलब क्या होता है, हीलियम मिला, हीलियम का कितना होता है 2 4, तो यहाँ पे क्या है 2 कम हो जाएगा 82 और यहाँ पे 214, ये क्या है अल्फा का, क्या तो ये समीकरण होगी, तो इस जरूरत है कि समीकरण है, ये समीकरण है। तो अल्फा कण उत्सर्जित होता, जब सर ने बताया था पिछली बार, अल्फा कण होता तो परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो जाती है, दो की, और परमाणु भार में 4, और बीटा कण करने के लिए, तो बीटा कण के लिए तो परमाणु क्रमांक क्या है, 1 बढ़ जाता है, परमाणु क्रमांक क्या है 1 बढ़ जाता है, वह परमाणु भार सेम रहता है ना, समान। और अगर गामा करने के लिए तो परमाणु क्रमांक व परमाणु भार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अल्फा करने के लिए किसी परमाणु नाभिक में से तो परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता, परमाणु भार 4 कम हो जाता। बीटा कण में परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता और परमाणु भार समान रहता, गामा करने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ध्यान रखना। एक और 12 ग्राम शुद्ध, 14 कार्बन है, समस्थानिक है, में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हैं, आवोगाड्रो संख्या का मान दिया 6.02 into 10⁻23 परमाणु प्रति ग्राम मोल, परमाणु प्रति ग्राम, ये ठीक है। जब 14 ग्राम शुद्ध कार्बन, 14 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है, आवोगाड्रो संख्या का मान
6.02 × 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिया, कार्बन 614, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6, वही बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 - 6 मतलब 8। ठीक है, समझिए। न्यूट्रॉन बराबर क्या होते हैं, जो परमाणु भार होता है ए बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसलिए न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, A - E। तो एक इसका परमाणु भार कितना है, 14 में से 6 हटा दिए, 8 आ गया। अब क्या दिया, एवोगाड्रो संख्या का मान दिया 6.02 × 10⁻23। तो क्या हुआ, 1 ग्राम परमाणु भार, 1 ग्राम परमाणु भार अर्थात 14 ग्राम, मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम परमाणु भार अर्थात क्या हुआ, 14 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, क्या हुआ, परमाणुओं की संख्या कितनी दी, 6.02 × 10⁻23। 1 ग्राम परमाणु भार अर्थात 14 ग्राम। ठीक है, इसलिए 14 ग्राम में क्या होगा, 14 ग्राम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, 6 गुणा 6.02 × 10⁻23, तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 12, 6 × 36 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या भी, प्रोटॉनों की संख्या होगी बराबर प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी। प्रोटॉन होते जितने क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने बेटा क्या होते हैं, प्रोटॉन। अब क्या है, 14 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 × 6.02 × 10⁻23, तो बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है।
क्या दिया है? अगला सवाल है 200 ग्राम जल में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है? अवोगाड्रो संख्या अणु प्रति ग्राम अणु प्रति ग्राम अणु। जल में इसको करो बेटा। हेलोगे? जल के एक अणु में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु है व ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ठीक है? तो हाइड्रोजन में क्या होता है? 1 प्रोटॉन व 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है? 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है? प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तथा ऑक्सीजन में क्या होता? 8 प्रोटॉन व 8 इलेक्ट्रॉन व 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा? अब तो निकाल सकते हैं। तो H2O में प्रोटॉन कितने हुए? पूरे। H2O में प्रोटॉन की संख्या H2O पूरा हो गया। H2 2 है ना, यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 और इसमें कितने हैं? 8 है, तो 10 हो गए। अब H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो कितनी हो जाएगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी? बड़ा करो, ये देखो न्यूट्रॉनों की संख्या की। ठीक है? क्या दिया? 200 ग्राम जल में। क्या दिया बेटे? 200 ग्राम शुद्ध जल में। ठीक है? तो 18 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी हुई? H2O का कितना हो जाएगा? 2 + 16 बराबर 18। तो 18 ग्राम जल में क्या लिखेंगे? 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी हुए? 6.02 × 10⁻23। यही है 18 ग्राम। तो 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बटे 18, तो 200 ग्राम गुणा 200। ठीक है? क्या लिखा था? 200 ग्राम शुद्ध जल। तो H2O का कितना ऐड हुआ? 18, 2 16 18, 18 ग्राम में है, तो 1 ग्राम में तो 200 ग्राम, 200 कर दीजिए 200 में। तो ये इसको सॉल्व करो।
10⁻⁴ ये है। बस अब ये बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो प्रोटॉनों की संख्या H2O में प्रोटॉनों की संख्या कितनी आएगी 10 गुणा 6.69 × 10⁻²4 ये सेम रहेगी। ये गुणा 6.69 × 10⁻²4 बराबर कितनी आएगी 6.69 × 10⁻25 हो जाएगी। ये भी इतनी हो जाएगी 6.69 × 10⁻25 ये कितनी हो जाएगी, गुणा कर दो, इसको गुणा करो 8 9 72 की 2 बचेगा 7 5 ठीक है। तो ऐसे इन सवालों को करना है। अभी एक टर्न और है, उसमें नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन, द्रव्यमान क्षति, है ना, नाभ की रिएक्टर, है ना, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो रेडियोएक्टिवता एक क्या है, बहुत अच्छा चैप्टर है ना, परमाणु तथा नाभिक से संबंधित चैप्टर है। ठीक है। तो इसके और भी सवाल कराएंगे और कल हम आपको नई चीजें बताएंगे। ठीक है। होली की एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।